जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। न्यूज़हॉलिक मंजरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ध्यान से ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस जब भी आए आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत इस बार अपने 100 प्लस सीईओज को, सीएम्स को एंड सेंटर के मिनिस्टर्स को लेकर के प्रेजेंट है और भारत वर्ल्ड में ये दिखा रहा है कि ठीक है, हमारी एंट्री लेट है, लेकिन हम जो ऑफर कर सकते हैं इसमें इस समय अमेरिका और चाइना जैसे बहुत सारे देश हमें काउंटर नहीं कर सकते, हमें मैच नहीं कर सकते और हमारी तरीके से आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। From talent to supply chains to raw material, everything is present in India. And states के जो CMs हैं लाइक देवेंद्र फडणवीस हैं, यादव साहब महाराष्ट्र से हैं, हेमंत सोरेन हैं, रेवंत रेड्डी हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको यूपी और असम सब जगह से मिलेगा एंड एवरीबडी इज रीइटरेटिंग जो मिनिमम गवर्नेंस के साथ हम आपको केटर करेंगे और जो आपके कंप्लायंसेस है उसके साथ मिलकर के वी विल मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब एक्सपोर्ट सेंट्रिक हमारी इकोनॉमी होगी बाद में। जो चीज इंडिया के बारे में अच्छी है वो ये कि हम कंजम्पशन इकोनॉमी भी है, तो थोड़ा कंज्यूम थोड़ा एक्सपोर्ट, यस, इसके साथ हम वर्ल्ड फोरम पे आ रहे हैं। अब जो मैंने कहा कि हम चाइना और अमेरिका को भी काउंटर कर सकते हैं, इस पोजीशन पे हम अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 पे रख रहे हैं। वो किस तरीके से, देखिए, रशिया पे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले रशिया का क्या है, यूक्रेन वॉर ठीक है, रशिया ने जीत ली है। कीव से कीव के मेयर ने अनाउंस कर दिया कीव खाली कर दो, यहाँ पर एनर्जी की कमी है जिसके कारण बहुत ठंड है और लोग अपने घरों को गर्म नहीं रख सकते, इसके कारण आप कीव खाली कर दीजिए। ये बहाना है, डर ओशियानिक मिसाइल्स का है जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर दागनी शुरू कर दी है। तो जेलेंस्की कहाँ है जी, वो फ्लाइट मोड में है। यस, 7 तारीख को यूक्रेन से निकले थे, आज 19 तारीख है। पहले साइप्रस गए थे और घूम फिर के इस जो है इस समय दावोस में पाए जा रहे हैं। वर्ल्ड फॉर इकोनॉमिक फोरम में उनको वही नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही वाला हाल है। खैर, तो रशिया अगर यूक्रेन जीत लेगा तो कंसोलिडेट करने के लिए इसे टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए। सेकेंडली, ग्रीनलैंड उसके लिए एक अपकमिंग वॉर है, ट्रेड रूट की वॉर है और चाइना के साथ उसे कुछ ट्रेड डील्स, कंप्लायंस, ये सब करना है। ओके, ईरान रशिया के लिए सेकंड पॉइंट तैयार हो रहा है जिसके लिए वो अरेबियन सी में इस समय अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है और इस पूरे चीज पे उसको नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि उनको रशिया को भी कंटेन करना है। जैसा कि हमने पहले ध्यान दिया है कि ये वॉर ऑन एशिया है और इसमें जो एशिया की कंट्रीज उनको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है और इसमें रशिया प्रोएक्टिव होकर के एशिया और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा है। तो रशिया इज काइंड ऑफ एंगेज देयर। ओके, और जैसे जैसे भी अमेरिका आगे बढ़ता जाएगा वो रशिया के ऊपर इस तरह की दबिशें बढ़ाता जाएगा, प्रेशर आएगा। चाइना के साथ क्या दिक्कत है? चाइना के साथ जो इस समय मेन प्रॉब्लम आ रही है कि वो उनके पास कोयला तो पहले नहीं था, अब उनकी पेट्रोलियम वाव शुरू हो रही है। वो चाहे कितना अच्छे से भी रशिया से ले ले, लेकिन द थिंग इज कि उनकी ईरान की सप्लाई चेन खत्म हो गई, सीरिया की खत्म हो गई, वेनेजुएला की खत्म हो गई, अरब वगैरह कंट्रीज से भी सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। इंडियन जिस तरीके से अरेबियन सी पे दबाव पड़ रहा है, तो जो सी रूट से ऑयल आ रहा था होम रूल्स वगैरह से होकर के अरेबियन सी में, वहां उस एरिया पे एक अच्छा दबाव पड़ रहा है और यहाँ पर चाइना को कंटेनमेंट फेस करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, रशिया से तेल तो मिल रहा है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जब आप एक किसी कंट्री पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है। किसकी बढ़ेगी? रशिया की। क्यों? अब रशिया को चाइना से सामान चाहिए, चाइना को रशिया से ऑयल चाहिए, ये आपस में डील होगी। लेकिन अदर थिंग इज कि वर्ल्ड के में चाइना को सामान भेजने में भी यहाँ पर दिक्कत आएगी। एक कोरोना की वजह से वहां पर थोड़ा सा है, लेकिन सेकेंडली द मेन थिंग इज दैट कि जो इंडियन ओशन है वो हब बन रहा है। चाइनीज नेवी अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी इंडियन ओशन में, अपने उनको जो है ये कह लीजिए दूसरों पे थोड़ा सा निर्भर रहना पड़ेगा।
और जब आप दूसरों पे निर्भर रहते हैं तो उसके लिए बदले में कुछ देते हैं। यस। और जब बदले में कुछ देते हैं तो आपकी जो माल है उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो दिस इज व्हाट चाइना इज फेसिंग। ताइवान के ऊपर ये है सेमीकंडक्टर, यस वो वॉर ना उसकी लंबी खिंचेगी, सो चाइना भी जगह जगह इंगेज हो रहा है। कंबोडिया में चाइना इंगेज हो रहा है, ताइवान में चाइना इंगेज हो रहा है, वेनेजुएला वगैरह में प्रेजेंस में चाइना इंगेज हो रहा है, ईरान में चाइना इंगेज होगा, ग्रीनलैंड में भी चाइना इंगेज होगा। तो चाइना जहां-जहां से भी रेयर अर्थ वगैरह निकाल के लेके आ रहा है, उसको एक टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और उसकी एंगेजमेंट और उसका एक्सपेंडिचर वहां पर बढ़ेगा। दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी ऑफ चाइना। यूएस के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट प्रॉब्लम यूएस इज फेसिंग? टैरिफ। टैरिफ इज द मेन प्रॉब्लम यूएस इज फेसिंग। अब आप पूछेंगे कैसे? भाई भारत को वही एग्जाम्पल है, 100 रुपए किलो चावल बेचना है, हम तो 100 रुपए बेच रहे हैं, आपके लोगों को 150 पड़ रहा है या 200 पड़ रहा है। तो महंगाई कहाँ बढ़ी? यूएस में। ये क्या खाली चावल जैसी चीज के लिए हो रहा है? ये हर चीज के लिए हो रहा है, चाहे कच्चा माल हो यानी रॉ मटेरियल या प्रोड्यूस हो। आपके यहाँ सब चीजें महंगी हैं। फिर थैंक्स टू बाइडेन जो आपके लेबर लॉज है वो इस तरीके के बन गए हैं कि आपको अब वहां पर कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको शिपिंग पे आपको खर्च करना है, रॉ मटेरियल कॉस्टली आपके लिए हो गया, प्रोडक्शन कॉस्टली आपके लिए हो गया, सप्लाई चेन आपके लिए कॉस्टली हो गई। अब आपको हर चीज महंगी है। अब आपके जो मटेरियल बनेगा वो वर्ल्ड से थोड़ा सा महंगा होगा। सब्सिडी दे सकती है, वो जमाने चले गए क्योंकि $37 ट्रिलियन का ऑलरेडी कर्ज है। वो उसको चुकाने के लिए ट्रम्प इज गोइंग टॉपसी टर्वी। वो कभी ग्रीनलैंड, कभी वेनेजुएला, कभी ईरान इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि सब्सिडी दे करके अपने सामान को सस्ता बनाना अब पॉसिबल नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। तो यूएस अगर अभी मांगा उनका शुरू हो जाए और वो कुछ प्रोड्यूस भी करने लग जाए तो वर्ल्ड के लिए कितना कॉम्पिटिटिव होगा ये देखना अभी बाकी है। प्लस चाइनीज फैक्ट्रीज जो मैक्सिको में चल रही हैं वो भी प्रॉब्लमैटिक रहेंगी इसके कारण कि जो उनका सामान नेचुरली सस्ता होगा क्योंकि मैक्सिको ऑन एन एवरेज यूएस से सस्ती कंट्री है। अब मैक्सिको के ऊपर उन्हें दबिश बढ़ानी है ड्रग कार्टेल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम पर। कनाडा पे दबिश बढ़ानी है, 51st स्टेट बनाना है। ग्रीनलैंड पे दबिश बढ़ानी है, ईरान पे दबिश बढ़ानी है, वेनेजुएला मेंटेन करना है। यूएस इज फुल्ली एक्सटेंडेड और जहां पर भी आपको कोई ऑपरेशन करना है, कोई दबिश बढ़ानी है कहीं, अच्छा आप बहुत जगह से जो है मिडिल ईस्ट से विड्रॉ कर रहे हैं वॉलंटरी, तो सब जगह आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। And this is what is going to stretch US beyond its limit. तो अभी आप बस इन कंट्रीज का देखिए, जो कुछ भी होता बड़े स्लो प्रोसेस में होता। चाइना फुल्ली टर्जिड है, फुल्ली स्ट्रेच्ड है। यूएस फुल्ली टर्जिट है, फुल्ली स्ट्रेच है और अभी इसका स्ट्रेच बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ईरान एक नया चैप्टर के तौर पे, ग्रीनलैंड एक नए चैप्टर के तौर पे आ रहा है। देखिए जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता कि जो आप चाहें जैसा आप चाहें वैसा हो जाए। ओके, अदर पार्टी भी कुछ रोल प्ले करती है। तो चाइना, रशिया एंड यूएसए, ये तीन मेन कंट्रीज है जो अपने आप को अभी और स्ट्रेच होता हुआ पाएंगी। यूरोप के ऊपर आ जाते हैं। यूक्रेन वॉर ने यूरोप को बहुत बुरी तरीके से ड्रेन कर दिया है। हालांकि कीव स्टार्मर ऑफ इंग्लैंड वो बहुत ज्यादा बुलिश है इस बात पे कि वो ग्रीनलैंड को बचाएंगे और वो रशिया को एंगेज करेंगे, वो इंग्लिश चैनल को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन 73,000 सैनिकों के साथ वो क्या क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। यूरोप इस यूक्रेन वॉर में ड्रेन हो चुका है। ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए एक एक सैनिक भेज रहे हैं। जर्मनी जिसने 15 भेजे थे 14 बुला लिए हैं। यूएस के टैरिफ का खतरा है, महंगाई बढ़ रही है, रशियन एनर्जी उनके लिए कॉस्टली हो गई है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो उनके सस्टेनेंस की एक तरीके से कहिए लाइफ लाइन थी वो बंद हो रही है। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं बिकॉज सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो रही है कि चीजों का सेल नहीं हो रही। उससे बेहतर, उससे सस्ता वर्जन मौजूद है। आर एंड डी के लिए स्टेबिलिटी नहीं है।
लीडर्स वर्ल्ड मॉन्गरिंग में और अपने प्रभुत्व दिखाने में लगे हैं, जो उनकी कॉलोनीज थी। यस, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, कॉलोनीज किस तरीके की थी जान लीजिए। आप क्या वेनेजुएला को इस समय यूएस की कॉलोनी कहेंगे? नहीं। लेकिन वेनेजुएला पे कब्जा किसका है? यूएस का। उसके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? यूएस। कॉलोनीज और क्या होती थी? जो अब लॉ बनेंगे वो यूएस सेंट्रिक बनेंगे, जो प्रिविलेज दी जाएगी यूएस की कंपनीज को दी जाएगी। यस, वेनेजुएला इज द न्यू कॉलोनी इन द वर्ल्ड एंड वो यूएस की कॉलोनी है। तो इनकी जिस तरह की कॉलोनीज थी यूरोप की, अफ्रीका वगैरह में, वो कॉलोनीज राइज अप हो रही हैं, वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर रही हैं। जिसको वो डिक्टेटर कहते हैं, मिलिट्री रूल कहते हैं, वो अपने लोगों के प्रोटेक्शन में आगे आ रहा है। उसको आप आतंकवाद और तरह तरह से बैलेंस कर रहे हैं, पर वो बैलेंस नहीं हो रहा। यूरोप के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, रॉ मटेरियल उसके लिए कॉस्टली होता जा रहा है, एनर्जी उसके पास घटती जा रही है और उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो उसके कारण यूरोप में प्रोडक्शन वगैरह मुश्किल हो रहा है, वहां पे कंपनीज खत्म हो रही है। अब ऐसे में क्या होता है, आपने अपना प्रोडक्शन बेस चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया था बहुत पहले 90s में। थैंक्स टू दैट चाइना बिकेम अ सुप्रीम पावर। बट अब इस मोमेंट पे क्या है, आपके इन हाउस कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। आप सारा माल इकट्ठा कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। प्रेशर किस पे पड़ेगा? जनता पे। आप क्या दे करके अपने इंपोर्ट्स को पे करेंगे? विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक दिन में नहीं होगा। जियो पॉलिटिक्स है, नेशंस हैव देयर ओन वैल्यू। तो क्या दे करके आप अपने एक्सपोर्ट को पे करेंगे, इंपोर्ट को पे करेंगे? यस, वो देखने वाली बात है, बिकॉज दे आर स्ट्रेचिंग। अब इनके पास क्या है? ब्रांड नेम्स बचे हुए हैं। ठीक है, आपने पहले देखा जैगुआर एज अ ब्रांड नेम बिक चुका है, टाटा ने खरीदा। पीटर इंग्लैंड, आदित्य बिरला ने खरीदा। तो आप जो बेच रहे हैं वो अपने ब्रांड नेम्स भी बेच रहे हैं। एंड जो भी कुछ है, वो कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी भली, उसके साथ आप कॉम्प्रो करके ईयू में रह रहे हैं। सो ईयू इज नॉट वायबल एनीमोर। ये भी स्प्लिट कर रहा है फॉर इट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने ब्रेक्सिट बहुत पहले सुना था। यस। तो अब वहां से लोग स्प्लिट करेंगे। नेटो का हाल आप देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का हाल देख रहे हैं। इस समय यूरोपियन यूनियन की, मतलब ये कह लीजिए, लाइफलाइन क्या है? लाइफलाइन है एफटीए विद इंडिया, जिसके लिए उर्सुला वेंडरलैंड 26 जनवरी को यहाँ पर आ रही हैं। तो अगेन, आपके यहाँ यूरोप में किस तरह की चीजें होंगी, ये भारत के हाथ में बहुत हद तक है। जैसे इंग्लैंड की इकोनॉमी को हमने एफटीए से संभाला था, इसी तरीके से एफटीए से हम यूरोप की इकोनॉमी को भी संभालने की अब कैपेबिलिटी रखते हैं। वहां पर आपकी गेल और इंडियन ऑयल जैसी कंपनीज प्रेजेंट है। यस, चीप रशियन ऑयल लेकर के हम वहां पर कहाँ कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, और इसके लिए हमें उनकी क्या क्या मदद चाहिए और किस तरह से हम करेंगे, ये सारी चीजें वर्कआउट होगी। सेमीकंडक्टर वगैरह जो है, इसको लेकर के, अगर जैसे आसाम इज लुकिंग फॉर टूरिज्म और सेमीकंडक्टर, और करीब 100 सीईओज हैं, इंफोसिस वगैरह, टीसीएस, सब कुछ वहां पे प्रेजेंट है। तो हम आपकी टेक्नोलॉजीज को, टीओटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मेक इन इंडिया के लिए आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कंपनीज के साथ टाई अप कीजिए। एसबीआई वगैरह सब वहां पर है, हमारे बैंक लोन्स वगैरह, जो भी कुछ आपको चाहिए, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन वन बास्केट। कम, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखा रहा है। एंड यस, ये पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल हो या पैलेस्टाइन, भारत दोनों से दोस्ती रखता है और दोनों से अपना काम चलाता है। यूक्रेन हो या रशिया, भारत दोनों से दोस्ती रखता है और दोनों से बिजनेस करता है। तो भारत किसी भी लड़ाई में असंपृक्त रह करके दोनों ही पार्टी से साइमल्टेनियसली डील करके अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रखता है और कोशिश करता है विश्व में शांति आ जाए। तो हम धीरे धीरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग इसे नोट कर रहे हैं। एंड जैसा कि हम कहते थे, ये जो टैरिफ वॉर है, ये अमेरिका को फिनिश करेगी, और ये अब आप होते हुए जल्दी ही देख लेंगे। डावोस में एक, इस बार डावोस 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
ये आपको एक बदला हुआ मैसेज विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देगा। 23 तारीख तक ये समिट चलेगी। 23 तारीख को इस समिट के समापन पे हम एक रिपोर्ट और लेकर के आएंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से एक बार कहूंगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।